गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तुम्हारी बस एक प्रॉब्लम है, आप लोग प्रॉब्लम नहीं लेते हो, बस पता नहीं देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मुझे तो कोई आइडिया आ नहीं रहा है क्योंकि कोई पूछता तो है नहीं। बाकी फिर भी बेटा आप लोगों की मर्जी है, मुझे तो मेरा काम करना ही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए। आज का टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देते थे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू द गैसियस कैटायन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हल्का सा रिवर्स है इसके। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी डिफाइंड एज, इट मे बी defined as the amount of energy released when a neutral atom isolated atom accept an electron or extra electron you can use to form a gaseous anion। ये कह रहा है बेटा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी हमें रिलीज करनी पड़ेगी किसी भी न्यूट्रल एटम को एनायन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैं x मान रहा हूँ कॉमनली, जैसे मैंने कल m माना था, मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा बेटा? माइनस। प्लस में जितनी एनर्जी चाहिएगी उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Eg का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मानो क्लोरीन एटम है और क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो मुझे इतने ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। यहाँ क्या बन जाएगा? Cl माइनस प्लस में डेल EgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे ही बात अगर करते हैं बेटा सक्सेसिव, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी थी ऐसे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी क्या डेफिनेशन आएगी बेटा? वही डेफिनेशन है कल वाली बिल्कुल। यहाँ पर अगर इसी में से, जैसे हमने यहाँ पर x है, x में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो मेरे को पास आ जाएगा ये
लेकिन अगर इस ऐड हुए में से, जिसमें ऑलरेडी हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़े, तो ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा -2, और जो हमारी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह क्या आ जाएगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मानो इसी में मुझे और तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ जाए तो ये बदल जाएगा -3 में, और ये 1 थी, ये 2, सेकंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये है बेटा। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा सेम ही है जैसे हमने उसमें करे थे फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी में। एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। ऐसे ही इसके जैसे सबसे पहला है एटॉमिक साइज, उसमें भी था एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो फैक्टर है मेनली ये इसको जो है अफेक्ट करते हैं। अगर एटॉमिक साइज की बात करी जाए तो एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट सेल विच रिसीव द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। बेटा अगर साइज इंक्रीज होता है, इफ साइज इंक्रीजेज, अगर एटम एक बार इतना है और एक बार इतना हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस बढ़ गई। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनके बीच का बॉन्ड बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो कमजोर हो गया। अब ये कह रहा है एज द रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये क्या होती चली जाएगी, लेस नेगेटिव होती चली जाएगी, लेस नेगेटिव। अब बात अगर करें न्यूक्लियर चार्ज की, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, तो बेटा फिर से वही, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इंक्रीज, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के बीच में बॉन्ड मजबूत होंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये लेस नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। जितनी ज़्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जितनी लेस नेगेटिव है उतनी ही कम होती है। इसका मतलब ये है केवल। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम कहें बेटा वही हाफ फील्ड और फुल फील्ड का चक्कर आएगा। अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो जो एनर्जी है वो सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, वो क्या करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा अमाउंट में ऐड करनी पड़ेगी या कम अमाउंट में ऐड करनी पड़ेगी। ये कह रहा है अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू रखती है। ये तुम्हें ध्यान रखना है, दे डू नॉट एक्सेप्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें हम तो ये हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा, तो इससे सावधान रहना है बस।
अगर नॉर्मल है तो हम अपने रूल्स पर चले जाएंगे, लेकिन अगर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो वो स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते ही नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा कम वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे अब हम यहाँ पीरियोडिक टेबल में। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे और जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। कल हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी और आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट की तरफ, आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर की तरफ क्या होती है बेटा, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इधर की तरफ क्या होती है, मोर नेगेटिव। नीचे की तरफ क्या होती है, लेस नेगेटिव। हमने ये दो टर्म पढ़ी हैं। अब इसके पीछे अगर हम रीजन जाने तो बेटा क्या होगा, जब हम ऐसे चल रहे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। अब हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी, जब साइज इतना है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मानो यहाँ ऐड हुआ इस सेल में, और जब हम बात करें सोडियम से लेकर मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम में इसी सेल में 2 हो जाएंगे, एल्युमिनियम के केस में इसी सेल में 3 हो जाएंगे, और सिलिकॉन के केस में यहीं 4 हो जाएंगे। बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे सेम सेल में, वैसे वैसे क्या बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं सेम सेल में और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। मींस कहने का ये है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे सेल में उतना ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाएंगे उतना ही अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होता चला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ। और इलेक्ट्रॉन से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वहीं तक की जो डिस्टेंस है उसी को तो हम कह रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। वही तो रेस्पॉन्सिबल है रेडियस, एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज ही श्रिंक हो जाएगा तो बॉन्ड मजबूत हो जाएंगे, डिस्टेंस छोटी हो जाएगी न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की, और जब बॉन्ड छोटे हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बेटा ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। वही केस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए है बेटा, जब साइज छोटा होगा तो बॉन्ड मजबूत होंगे, और बॉन्ड मजबूत होंगे तो उनमें से भाई हम इलेक्ट्रॉन जोड़ें या हम इलेक्ट्रॉन निकालें, बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। जब हम वहां, जब उस हमें दिख रहा है कि भाई बॉन्ड इसके स्टेबल है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो हम इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मोर नेगेटिव वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब डाउन द ग्रुप हम जब जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो बेटा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो अपनी उसी जगह पर है। अच्छा, जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो नए सेल में ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मीन साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड कमजोर हो रहे हैं। बॉन्ड कमजोर हो रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज़्यादा बॉन्ड बड़ा होगा उतनी ही कम देनी पड़ेगी, जिसका साइज बड़ा उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, उसमें लेस एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। ये हैं बेटा इनके फैक्टर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है,
अगर हम बात हैलोजन की करें यहाँ, या फिर बात कर लेते हैं 17 ग्रुप की और 16 ग्रुप की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यही पेपर में आएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटाइन। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अब अगर बात हम इनकी करते हैं तो इसमें होना क्या था, हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। यहां भी केस में और यहां भी, गौर से देखना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। और डिक्रीज होने के साथ साथ मतलब ये हुआ कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी और सबसे ज्यादा किसकी, अगर हमें ऑर्डर अरेंज करना पड़ जाए तो ये है। एम आई राइट? लेकिन एग्जैक्ट ऑर्डर ये नहीं होता है, ये दोनों ही ऑर्डर गलत है। यहां से लेकर यहां तक तो ये सही है हर केस में, लेकिन जो ये दो है ना आपस में, ये दो ये गड़बड़ कर रहे हैं भाई। होता क्या है बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें, फ्लोरीन लेस नेगेटिव होता है क्लोरीन से। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लेस नेगेटिव होता है सल्फर से। ये दो केस हैं, ये तुम्हें समझने हैं, ये पेपर में हर बार आते हैं कि भाई ऑक्सीजन लेस नेगेटिव क्यों है सल्फर से, फ्लोरीन लेस नेगेटिव क्यों है क्लोरीन से। या फिर क्वेश्चन ऐसे राइज हो जाए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्यों है हैलोजन में, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्यों है चाल्कोजेंस में। क्योंकि 16 ग्रुप को क्या कहते हैं, चाल्कोजन, और 17 को क्या कहते हैं, हैलोजन। बेटा क्या है रीजन इसके पीछे, इसके पीछे रीजन ये है, जो इन दोनों का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो थोड़ा सा, जो सेकंड पीरियड है उसका स्मॉल एटॉमिक साइज है। ये देखो, फ्लोरीन की भी बात करें और ऑक्सीजन की भी बात करें तो इनका कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p 5, 2 2 4 और 5 9 हो गए। और अगर इसकी बात करें ऑक्सीजन की तो 2s2 और 2p 4। यहां दोनों का ही कन्फिगरेशन दूसरे सेल में जा रहा है। अब दूसरे सेल की अगर बात करें तो दूसरे सेल की सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं वहां पर जब साइज छोटा है तो जैसे ही हम नया इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 2p सेल उसे झेल नहीं पाएगा, इनमें आपस में रिपल्सन हो जाता है। अगर ये 3p सेल होता, तीसरा सेल होता तो ये रिपल्सन नहीं होता क्योंकि साइज बढ़ जाता थोड़ा सा। अब 2p सेल है, 2p सेल होने की वजह से यहां पर सेकंड सेल है, साइज छोटा है, जैसे ही हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करें भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये ऐड नहीं करने देते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। बहुत ज्यादा छोटा है तो क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को जुड़ने से पहले ही इनके बीच में इतना रिपल्सन हो जाता है कि इनका साइज, मैं कह रहा हूं बात फ्लोरीन की और क्लोरीन की, फ्लोरीन का साइज इतना है और क्लोरीन का साइज इतना है। अब फ्लोरीन के आपस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसमें फिल हैं ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें जोड़ने की बात करें और इसमें जोड़ने की बात करें, इसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो एग्जैक्ट हैं और साइज भी फिट बैठा हुआ है। तीसरा सेल है, यहाँ सेकंड सेल है, साइज छोटा है
थोड़ा एक्स्ट्रा छोटा साइज होने की वजह से इसके अंदर के आपस के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही रिपल्सन हो जाता है, जिसकी वजह से रिपेल होने के कारण फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के साइज से भी ज़्यादा स्वेल हो जाता है। जब रिपल्सन के कारण ज़्यादा स्वेल हो गया तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड कमजोर हो गए। जब इसके और इसके बीच में जब क्लोरीन से इसका साइज बड़ा हो गया तो अब तो बॉन्ड इसके वीक हो गए, इसके जल्दी टूट के फिर इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड हो जाएगा इसमें। छोटा साइज होने की वजह से रिपल्सन टेक्स प्लेस। रिपल्सन जब इन दोनों ऐसा ही केस सेम ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन में छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाने के कारण सल्फर से बड़ा साइज हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन को जल्दी ऐड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी लेस नेगेटिव रहेगी सल्फर से और क्लोरीन से। क्लोरीन की ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए सभी को, किसी से स्लिप ना हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करेंगे कल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, और कल ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा।